हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक शुरू किए हैं मगध साम्राज्य, उससे हम लोग रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे वो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है हम लोगों का, काला शोक का उपनाम क्या था? तो पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है कुनिक, तीसरा है काकवण, चौथा है कैतथ्य। तो क्या था काला शोक का उपनाम? तो इसका उपनाम था काकवर्ण, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। और अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो उसका नाम था कुनिक। अजातशत्रु का कुनिक था। और काला शोक का काकवर्ण था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, काला शोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? काला शोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है उज्जैन, चौथा है काशी। तो काला शोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है काला शोक, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है नागसेन, चौथा है ब्रह्मसेन। तो शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो काला शोक था। कौन था? काला शोक, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? पहला ऑप्शन नागसेन, दूसरा है काला शोक, तीसरा है नंदीवर्धन, चौथा है नारायण सेन। तो निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? तो नंदीवर्धन जो था वो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया? निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया? तो पहला ऑप्शन है नागसेन, दूसरा है महापद्म नंद, और तीसरा है नंदीवर्धन, और चौथा है नारायण सेन। तो निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया? तो किसने किया था? तो महापद्म नंद ने, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी? निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी? तो पहला ऑप्शन है महापद्म नंद, दूसरा है परमानंद, तीसरा है धनानंद, चौथा है उत्तम नंद। तो निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी? तो महापद्म नंद ने, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस वंश के शासन काल में मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी? किस वंश के शासन में थी मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है बृहद्रथ, और चौथा है नंद वंश। तो निम्न में से किस वंश के शासनकाल में मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो नंद वंश के। किसके? नंद वंश के, यानी डी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है परमानंद, दूसरा है महापद्म नंद, तीसरा है धनानंद, और चौथा है बी और सी दोनों। तो नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो महापद्म नंद और धनानंद, यानी यहाँ पे हम लोग का डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे कली का अंश कहा जाता है? निम्न में से किसे कली का अंश कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शिशुनाग, दूसरा है महापद्म नंद, और तीसरा है धनानंद, और
चौथा है परमानंद। तो निम्न में से किसे कलिकांश कहा जाता है? तो महापद नंद को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन जो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसे परशुराम का अवतार, भार्गव और एकराट आदि कहा जाता है? निम्न में से किसे परशुराम का अवतार, भार्गव और एकराट आदि कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है धनानंद, चौथा है महापद नंद। तो किसे कहा जाता है? तो महापद नंद को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है महापद नंद और तीसरा है धनानंद और चौथा है कालाशोक। तो कौन था? तो वह शासक था महापद नंद, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था? कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन अजातशत्रु, दूसरा है उदयन, तीसरा है कालाशोक, चौथा है महापद नंद। तो किसने लाया था उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध? तो महापद नंद ने लाया था, यानी डी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन है गोपाल नंद, दूसरा है परमानंद, तीसरा है बृहनंद और चौथा है धनानंद। तो कौन था नंद वंश का अंतिम शासक? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो धनानंद था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है उदयन, तीसरा है धनानंद, चौथा है कालाशोक। तो धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी सी ऑप्शन जो हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर किस देश का शासक था? सिकंदर किस देश का शासक था? तो पहला ऑप्शन है यूनान, दूसरा है मिस्र, तीसरा है इंग्लैंड, चौथा है अजरबैजान। तो किस देश का शासक था? तो सिकंदर यूनान का शासक था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हम लोग का 334 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 328 ईस्वी पूर्व, तीसरा है 326 ईस्वी पूर्व, चौथा है 324 ईस्वी पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। धनानंद को किसने पराजित किया था? धनानंद को किसने पराजित किया था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है अजातशत्रु, चौथा है उदयन। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, और किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से, यानी हम लोग का ए ऑप्शन सही होगा। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब धनानंद को पराजित किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 320 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 322 ईस्वी पूर्व और तीसरा है 324 ईस्वी पूर्व और चौथा है 326 ईस्वी पूर्व। तो धनानंद को कब पराजित किया था? 322 ईस्वी पूर्व में, यानी जो हम लोग का बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को 322 ईस्वी पूर्व में पराजित किया था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? नंद वंश के शासक जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? तो पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है आजीवक, चौथा है शैव।
तो नंद वंश के शासक जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा ऑप्शन है शूद्र। तो नंद वंश के जो शासक थे वो शूद्र जाति से संबंधित थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ? तो पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है बृहद्रथ, चौथा है शुंग। तो नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन शुरू हुआ था, यानी ये ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा है ए और सी दोनों। तो यहाँ पे होगा ए और सी दोनों, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? निम्न में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा है दशरथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का संस्थापक था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था? किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र था? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा ऑप्शन है विष्णु पुराण, तीसरा ऑप्शन मुद्राक्ष और चौथा है ए बी और सी तीनों। तो यहाँ पे होगा आपका तीनों, यानी ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण, मुद्राक्ष, ये तीनों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो शूद्र था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का स्पूनर, दूसरा है डॉलर, तीसरा है जेम्स डाट और चौथा है केविन रड। तो किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक थे? तो स्पूनर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक थे, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का स्ट्रेटोकोट्स, दूसरा है सेंड्रोकोट्स, तीसरा है एंड्रोकोट्स और चौथा है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे हम लोगों का डी ऑप्शन सही होगा, बी और सी दोनों नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके सहयोग से चंद्रगुप्त उत्तर पश्चिमी राज्यों को जीता? किसके सहयोग से चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिमी राज्यों को जीता? तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है कौटिल्य और चौथा है दशरथ। तो किसके सहयोग से? तो कौटिल्य के सहयोग से। और कौटिल्य का और क्या नाम है? तो चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों नाम कौटिल्य के ही हैं, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है सिंध, तीसरा है कलिंग और चौथा है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे हम लोगों का डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था? तो पहला ऑप्शन है मौर्य क्षत्रिय, दूसरा है देव क्षत्रिय, तीसरा है सूर्य क्षत्रिय और चौथा ऑप्शन है आपका मौर्य क्षत्रिय। तो किस वंश से संबंधित था चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये था मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित था। किस ग्रंथ के अनुसार? तो जैन एवं बौद्ध
ग्रंथों के अनुसार, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना? सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का मिकोल्स, दूसरा है सेल्यूकस, तीसरा है डापलर और चौथा है जेम्स प्रथम। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना? तो सेल्यूकस बना, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कब संधि हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कब संधि हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 301 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 302 ईस्वी पूर्व और तीसरा है 303 ईस्वी पूर्व और चौथा है 304 ईस्वी पूर्व। तो कब हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि? तो ये संधि हुई थी 303 ईस्वी पूर्व में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? तो पहला ऑप्शन है हेलेना, दूसरा है मारिया, तीसरा है स्टिटी और चौथा है कैमिला। तो सेल्यूकस की पत्नी का नाम हेलेना था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ था? सेल्यूकस की पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है उदयन, चौथा है अशोक। तो सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, यानी बी ऑप्शन जो होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप कौन कौन से स्थान मिले थे? तो कौन कौन से स्थान मिले थे? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है काबुल, दूसरा है कंधार, तीसरा है हेरात और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप ये तीनों स्थान मिले थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए? तो पहला ऑप्शन है 200, दूसरा है 300, तीसरा है 400, चौथा है 500। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार सहित प्रदान किए थे, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, दूसरा है जेम्स पीटर, तीसरा है थॉमस कुक, चौथा है नूनिज। तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था, यानी ए ऑप्शन जो हम लोग का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है महापद नंद, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक, चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन जो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हम लोगों का महेंद्रगिरी, दूसरा है चंदनगिरी, तीसरा है मकालू, चौथा है नीलगिरी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चंदनगिरी पर्वत पर तपस्या की थी, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना? तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है दशरथ, चौथा है बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक बिंदुसार बना, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार कब मगध का शासक बना था? बिंदुसार कब मगध का शासक बना था? तो पहला ऑप्शन 302 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 300 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 298 ईस्वी पूर्व और चौथा ऑप्शन है 296 ईस्वी पूर्व। तो बिंदुसार जो था वो 298 ईस्वी पूर्व में मगध का शासक बना था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शासक को अमित्र घात कहा गया है? निम्न में से किस शासक को अमित्र घात कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है अशोक, चौथा है दशरथ। तो बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, यूनानियों ने किस शासक को अमित्र चेट्स कहा था? यूनानियों ने किस शासक को अमित्र चेट्स कहा था? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दशरथ, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो किसे कहा था यूनानियों ने? तो यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्र चेस्ट कहा था, यानी डी ऑप्शन जो होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? निम्न में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? तो पहला ऑप्शन है सिंहसेन, दूसरा है कुनिक, तीसरा है कुणाल और चौथा है केशव। तो इसमें से बिंदुसार का नाम सिंहसेन था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। बिंदुसार का अन्य नाम सिंहसेन था। और कुनिक किसका था? तो अजातशत्रु का था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है दशरथ, तीसरा है अशोक, चौथा है बिंदुसार। तो तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था, यानी यहाँ पे हम लोगों का सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अशोक कहाँ का प्रशासक था? अशोक कहाँ का प्रशासक था? तो पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है वैशाली, तीसरा है नालंदा, चौथा है वल्लभी। तो अशोक जो था वो उज्जैन का प्रशासक था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? तो पहला ऑप्शन है सीरिया, दूसरा है जापान, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है मंगोलिया। तो सीरिया के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्यूकस, दूसरा ऑप्शन है आपका एंटियोक, तीसरा है नेल्सन ट्रम्प और चौथा है केविन रड। तो किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? तो एंटियोक ने, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सीरियन राजदूत था? निम्न में से कौन सीरियन राजदूत था? तो पहला ऑप्शन है डायमेकस, दूसरा है कूपर, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है केविन रड। तो कौन था? निम्न में से कौन सीरियन राजदूत था? तो सीरियन राजदूत जो था वो था डायमेकस, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? तो पहला ऑप्शन है यूनान, दूसरा है मिस्र, तीसरा है रोम, चौथा है थाईलैंड। तो फिलाडेल्फस जो था वो मिस्र का शासक था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिंदुसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था? बिंदुसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो पहला ऑप्शन है 40, दूसरा है 35, तीसरा है 30, चौथा है 25। तो बिंदुसार ने कितने वर्ष तक शासन किया था?
तो ये किया था शासन 25 वर्ष तक, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।